गाय के गोबर से नहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना भागेगा। मतलब कि ये वर्तमान वो क्या नाम है इस आदमी का, आदित्यनाथ। ये जो आदित्यनाथ है गंजेला, क्या नाम है इसका, दाढ़ी वाला आदमी, मोदी। मोदी, हाँ मोदी, मतलब जिसने कई तरह के मोड़ दे दिए इस देश को, मोदी। तो श्री श्री 1008 बुरी सी शिकल वाले योगी आदित्यनाथ की, मतलब ये मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों के पास मल्टी स्पेशलिटी के एवज में ना तो वेंटिलेटर थे ना ऑक्सीजन थे। जितना फेमस स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन था ना अमेरिका में, उतना ही फेमस इन्होंने भारत में मोदी को कर दिया। आज गणेश जी से ज्यादा फोटो मोदी की बिक रही है। आज भोले को कम पूछ रहे लोग, मोदी को ज्यादा पूछ रहे हैं। वो नंगे नंगे नहीं वो नाचते, वो साधु बुरी सी शक्ल के, वो अजीब से वो नंगे नंगे होके नाचते हैं। उन्हें इतनी शर्म नहीं थी कि जो है, एक तो तुम नंगे हो, ऊपर से तुम नहा रहे हो, ऊपर से महिलाएं भी तुम्हें देख रही हैं, और फिर सारे लोग तुमने इकट्ठे करते तो कोरोना फैलेगा। आपको क्या लग रहा है कि 2022 में कौन जीतने वाला है? अभी तो राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हो गई हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं, जो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर से भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। ये तीन पार्टी ऐसी हैं जो मुख्य दलों के रूप में कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने अपने अपने स्तर पर कार्यवाही चालू कर दी है, ज़मीन पर उतर के काम कर रहे हैं। लेकिन जो खेल बनाने और बिगाड़ने की जो क्षमता मुझे दिखाई दे रही है वो छोटे राजनीतिक दलों में है। जैसे अगर मैं ईस्ट में जाऊं तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, जिनके वर्तमान में 4 विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो उधर एक अपना वजूद रखते हैं। उसके अलावा अपना दल है अनुप्रिया पटेल का, और एक महान दल है उस तरफ अगर देखें। एक और दल वहाँ सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में है, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम साहब के नाम से बहुजन समाज पार्टी भी है उधर। और इसके अलावा एक छोटा राजनीतिक दल है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है असर रखते हैं यहाँ। इसके अलावा अगर मैं वेस्ट में आ जाऊँ तो वेस्ट में जो सबसे बड़ा दल है, वेस्ट में अगर देखें इन बड़े राजनीतिक दलों को छोड़ करके, RLD है, राष्ट्रीय लोक दल, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब हैं। उसके अलावा एक नया दल और बहुजन समाज में उभर के आया है, जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। वो भी किसी न किसी हद तक समाज के निचले हिस्से तक पहुंच रहे हैं, अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट जो है वो कंसोलिडेटेड होने के बजाय वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली आ जाए, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, मतलब अभी तक मुझे ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी राजनीतिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सत्ता शासन प्रशासन सब उनके हाथ में, ऊपर से EVM उनके जो है घर की बपोती है, तो संभवतः है बीजेपी की जो राजनीतिक गलियारों में जीतने की वो है मंशा है उनकी ज़्यादा बेटर दिखाई देती है मुझे। लेकिन फिर भी एक अजीब सी जो हलचल मुझे दिख रही है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक अहम रोल प्ले कर सकती थी। वर्तमान में 19 विधायक हैं, ये बात पक्की है कि 19 से आगे बढ़ेंगे, पर संभावना इस बात की भी है कि अगर बहुजन समाज पार्टी 50-60 सीटों तक भी आ जाती है तो ऐसा कुछ सोचा जा रहा, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिल करके सरकार में आ सकते हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, बसपा की सीटें कम आती हैं या बीजेपी की सीटें कम आती हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की साइकिल को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो अभी जो डायरेक्ट जो लड़ाई दिखाई दे रही है आज, एज ऑफ नाउ, यू विल फाइंड कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये 2 बड़े दल हैं जिनके बीच में जो है बड़ा युद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। बाकी सब लोग सहयोगी बनेंगे एक दूसरे के, उसके बाद वो लोग सरकार में आ सकते हैं। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि कौन सी पार्टी अभी फिलहाल मौजूदा हालात में कितना दम रख रही है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि योगी जी के कार्यकाल को 4.5 साल बीत चुके, क्या कुछ कामकाज किया गया, जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले वो निभाए गए? आपके हिसाब से कितना कामकाज हुआ? भाई योगी जी ने जितना चमत्कारी काम किया है उतना चमत्कारी काम शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। योगी जी के कार्यकाल में दलितों के साथ जितने बलात्कार हुए हैं,
बहन बेटियों को जिंदा जला देगा। मतलब ये हुआ, आगरा में एक बहन खड़ी है सड़क पर, आए मिट्टी का तेल डाला और तिल्ली खींच दी, वो जिंदा जला दी गई। हाथरस में हमारी बहन के साथ बलात्कार कर दिया गया। कभी इस तरह की प्रताड़ना बुलंदशहर में देखी गई तो कहीं ये प्रताड़ना यूपी ईस्ट में देखी गई। तो ये जो प्रताड़ना है ये बदस्तूर जारी रही पूरे 4 साल लगातार, बार बार हर बार लगातार ये कार्य होते रहे, लेकिन जो शासन है, जो प्रशासन है, उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनुवादी भगवा गुंडों की सरकारों की, तो इन्होंने लिंचिंग के नाम पर, मतलब गाय पाल रहे थे तो हो सकता है गाय मर जाए, अगर गाय मर भी जाती है तो जिनके घर में गाय मरी है तो ये कहकर उन लोगों के ऊपर भीड़ ने हमला किया कि इसे आपने मारा है, गोवंश को मारा है। मतलब ये इतने मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, मतलब इनसे ज़्यादा अत्याचारी पूरे इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि जो गाय है, गाय का बचाया जाना ज़रूरी है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रहे, लुटे यार, गाय का मूत पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूत पीने से कोरोना भागेगा। और गाय का, और वो बोतल में ले लेके पी रहे हैं, गाय के गोबर से नहा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना भागेगा। मतलब कि ये वर्तमान वो क्या नाम है इस आदमी का, आदित्यनाथ, ये जो आदित्यनाथ है गंजेला, इस आदमी को इतनी समझ नहीं थी कोरोना काल में, जब लोगों में इस बीमारी को लेकर के अफरा तफरी मची हुई थी, तो इन लोगों ने यहाँ क्या बोलते हैं अर्ध कुंभ करवाया इधर बनारस में। वो नंगे नंगे नहीं वो नाचते, वो साधु बुरी सी शक्ल के, वो अजीब से वो नंगे नंगे होके नाचते हैं। उन्हें इतनी शर्म नहीं थी कि जो है, एक तो तुम नंगे हो, ऊपर से तुम नहा रहे हो, ऊपर से महिलाएं भी तुम्हें देख रही हैं, और फिर सारे लोग तुमने इकट्ठे कर दे तो कोरोना फैलेगा। इसके अलावा इन्होंने एक तो ये अर्ध कुंभ करा, फिर करा पूरा कुंभ करा इन्होंने हरिद्वार में जाके, और हरिद्वार में जो पूरा कुंभ किया उसमें लाखों लोग फिर इकट्ठे कर लिए। तो कोरोना को फैलाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है इस यूपी वाली सरकार ने निभाई है। वो पूरे देश में, दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों ने एक मीटिंग कर ली थी, ये उनकी जान को आ गए कि तुमने मीटिंग करी, तुम्हारी मीटिंग से पूरे देश में कोरोना फैल गया, यहाँ तफ्तीश, वहाँ तफ्तीश, इधर तफ्तीश, जहाँ देखो मुसलमानों के पीछे पड़ गए, मुसलमानों की बखिया उधेड़ दी, मुसलमानों के ऐसे कर दिया कि जैसे पूरे देश में अगर कोई राक्षस है तो मुसलमान ही है। लेकिन जब ये कुंभ के मेले हुए, तो जिसके लिए कुंभ के मेले हुए, जिनके द्वारा कुंभ के मेले हुए, तो क्या वो आतंकी नहीं थे? इन भगवा आतंकियों ने, इन भगवाधारी गुंडों ने जितना आतंक कोरोना के माध्यम से मचाया, शायद ही पहले मचा हो। मुझे तो ऐसा लगता है कोरोना के पीछे भी इनकी जालसाजी थी। मतलब जितने लोग कोरोना से बीमार होकर अस्पताल में चले गए, उनकी गठियाई बंद गई, उनके तो पैकेट बना के दिए, उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिली। यूं कह रहे कि अगर इसे खोल दिया तो कोरोना तुम्हें चिपट जाएगा। मतलब कोरोना ना हो गया, शिलाजीत की जड़ होगी। मतलब कोरोना के चक्कर में कितने लोग मार दिए, इतने लोग मार दिए, जो अस्पतालों में भर्ती गए बेचारे घर नहीं आए वापस, वो घर वापस नहीं आए, और जिन्होंने जो है घर पे इलाज कर लिया वो ठीक हो गए। तो क्या इसमें सरकार की कारस्तानी नहीं थी? पूरी कारस्तानी थी। और अभी भी देख लो, ये लोग कह रहे हैं कि वो लगवाएंगे जी टीका, इंजेक्शन लगवाएंगे। इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, कोई इंजेक्शन लगाने को तैयार नहीं। जब भी इंजेक्शन लगवाने जो इंजेक्शन खत्म हो गए, फिर जाओ तो भीड़ इतनी हो गई, कैसे करें? और फिर करो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कई बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। जब गाजियाबाद जैसे शहर में मेरे जैसे आदमी का ये हाल है, तो गांव दूर दराज में आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा? ये इनके हालात है। ये है कार्यशैली श्री 1008 बुरी सी शिकल वाले योगी आदित्यनाथ की। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों के पास मल्टी स्पेशलिटी के एवज में ना तो वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन थे। मतलब हर साल ऑक्सीजन की कमी से वैसे भी लोग मर ही रहे थे, लेकिन इस बार तो अति हो गई। तो ना तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम कुछ किया, ना इन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया, और महंगाई का आलम तो बीजेपी सरकार ने कुछ इस तरह का कर दिया है कि अब तो इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं रही। कुछ इस तरह का कर दिया कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं।
कि तू नहीं, तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है इस जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, और यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है। तो वो जो ख्याल है वो ख्याल ही रह गया कि मेरी माँ को ऑक्सीजन मिल जाता तो बच जाती, मेरी माँ को वेंटिलेटर मिल जाता तो बच जाती। ओ माँ कहाँ बच रही, माँ को तो लेगा यमराज, कोरोना ना छोड़ा माँ को। और योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया भाई साहब, केवल और केवल ये जो वो ना मेट्रो बन रही है, ये डीपीआर बहन जी के ज़माने में सैंक्शन हो गया था, और फिर जो है अखिलेश यादव जी ने जो है काम किया उस पर। मतलब अखिलेश प्लस मायावती मेरी नज़र में बहुजन समाज है, क्योंकि एससी और ओबीसी ये तो बहुजन समाज है, तो ये तो काम बहुजन समाज के लोगों का था, और ये तो माला पहनने को आया केवल। लेकिन योगी जी कह रहे हमने घर घर विकास पहुंचाया है। और घर घर इन्होंने मोदी पहुंचाया, विकास ना पहुंचाया, हर घर में मोदी घुसेड़ दिया इन्होंने, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, है वो बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाला आदमी हर जगह पहुंच गया, केवल और केवल। मतलब जितना फेमस स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन था ना अमेरिका में, उतना ही फेमस इन्होंने भारत में मोदी को कर दिया। आज गणेश जी से ज़्यादा फोटो मोदी की बिक रही है, आज भोले को कम पूछ रहे हैं लोग, मोदी को ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतना कर दिया, इतना ज़बरदस्त, और सरकारी खर्चे पे कर दिया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्योंकि यहाँ एक विशेष बात है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना था। आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, नहीं सुना? सुन लो, बड़ी खतरनाक चीज़ इस आदमी ने कर दी। क्या नाम है इसका, ये दाढ़ी वाला आदमी? मोदी। मोदी, हाँ मोदी, मतलब जिसने कई तरह के मोड दे दिए इस देश को, मोदी। तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक ऐसी चीज पैदा कर दी इस देश में। एक बात बताओ, मेरा कोई राजनीतिक दल है, ठीक, और राजनीतिक दल को आप 1000 करोड़ रुपए की वो देना चाहते हो, चंदा देना चाहते हो, तो तुम मुझे 1000 करोड़ रुपए बिना मतलब दे दोगे? कोई ना कोई तो उद्देश्य तुम्हारा भी होगा, तुम भी मन में कुछ लिए बैठे हो ना, गुरु इसे 1000 करोड़ रुपए दे दो, हमारा ये काम सीधा हो जाएगा, है ना? काम कौन सा सीधा होगा? जैसे मुझे 5G का स्पेक्ट्रम चाहिए, या मुझे 4G का स्पेक्ट्रम चाहिए, या मुझे कोलगेट का, कोलगेट समझ गए, वो करने वाला नहीं, कोयले वाला गेट, समझ गए, कोलगेट का लाइसेंस चाहिए, या फिर पॉलिसी बदलवानी है, तो कई हजार करोड़ रुपए दिए जाते थे। और फिर उसी पार्टी को तो दिया जाएगा वो चंदा जो पार्टी पावर में होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो काला धन था इन्होंने सफ़ेद कर दिया। अब क्या होता है, आप कई हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हो, और उन बॉन्ड को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हो। अब राजनीतिक दल को दे दिया, वो साफ हो गया कि भैया पैसा गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस बात को छिपा लेगी कि किसने पैसा दिया और किसको दिया है, वो छिपाया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, छिपा लो। 10,000 करोड़ रुपए अगर किसी राजनीतिक दल को दिए जाएंगे, और जो आदमी पैसा देगा, पैसा इंडस्ट्रीज देगा, औद्योगिक घराने का आदमी देगा, वो इसलिए पैसा देगा ताकि उसका माल भारत में बेचा जाए, उसके लिए पॉलिसी निर्धारित हो, उसका माल भारत में बेचा जाए, उसके लिए कंपैटिबिलिटी इन द मार्केट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश की जाए, तो उसके लिए काम करेगा। तो 2018 से लेकर के अब तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उसका 90% हिस्सा बीजेपी के नाम गया है। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया कि बीजेपी के खाते में पैसा सबसे ज़्यादा गया, 90% पैसा बीजेपी को मिला, क्योंकि वो सत्ता में है, और जो सत्ता में है, जिसके पास धन है, उसकी संभावना वापस ज़्यादा होती है सत्ता में आने की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इसे लीगलाइज करके इन लोगों ने पैसा उठाना शुरू किया। जैसे किसान का बिल है, ये जो बन के आया है ना बिल, ये अपना आप नहीं आया, ये पैसा बीजेपी ने पहले लिया अडानी से और अंबानी से, और तब जाके किसानों, मतलब क्या हुआ, पैसा इसलिए दिया गया था क्योंकि पॉलिसी इनके पक्ष में बनाई जाए। पॉलिसी इनके पक्ष में कैसे बनेगी कि मार्केट में आने वाला जो फसल है, उस फसल की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पर एक करार करके औद्योगिक घराने के लोग किसानों से वो फसल उठा लेंगे, और जब वो फसल उठाएंगे तो उसका गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, सब्जी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें पैकेट में पैक करके एक ऊंची कीमत पर बेची जाएगी। आज का रेट एप्पल का 240 रुपये किलो है। एप्पल मैंने 50 रुपये 60 रुपये किलो भी खाया है, लेकिन अब एप्पल ऐसा हो गया जैसे सोना चावरे हों।
एप्पल 150 से नीचे नहीं आ रहा भाई साहब। मेरे घर वाली जब मैं निकल के जाते हैं तो हम सोच रहे हैं एप्पल खरीदेंगे भाई, वो तो देख गई जीसा भर ले एप्पल, है ना। एप्पल सोच के ही जो है या फिर वो एप्पी पी के थोड़ा सा वो कर लेना, चलो भाई एप्पल ही खा लिया। तो इतना महंगा हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिसी बनाई गई उनके पक्ष में। तो इसी तरह से पॉलिसी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए गए हैं और उनके माध्यम से पैसा जा रहा है। जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया गया और 2.5 लाख करोड़ रुपए उसने इंडिया में लगाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया में जाके लगाए। भारत सरकार आपको लोन इसलिए दिलवाती है ताकि आप भारत के लोगों को रोजगार दें, भारत के लोगों में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। लेकिन उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लाके ऑस्ट्रेलिया में लगाए। क्यों लगाए? उससे क्या फायदा हुआ? इसके अलावा रिलायंस प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो ऑन पेपर है ही नहीं, रिलायंस के बाप दादाओं ने कभी पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करा। ये तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले लोग थे, इनके यहाँ मास्टर था ही कौन? और रिलायंस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम से प्रीमियर इंस्टीट्यूट भाई साहब टॉप 10 में करके 1000 करोड़ रुपए का अनुदान उन्हें दे दिया। क्यों दे दिया? जबकि वो इंस्टीट्यूट है ही नहीं कहीं पर। फिर रफेल आया, भैया रफेल उड़ेगा, रफेल मारेगा, पाकिस्तान को उड़ा देगा, चीन को उड़ा देगा, रफेल उड़ेगा। तो रफेल जब उड़ेगा तो जितने रफेल बाहर से आने हैं वो तो आने ही हैं, लेकिन रफेल जो यहाँ इंडिया में बनेंगे वो HAL से बनने चाहिए थे। HAL होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो उसी को बनाना चाहिए था। हिंदुस्तान में उसी के पास क्षमता है, उसी के पास शक्ति, लेकिन HAL को देने के बजाय वो दे दिया अनिल अंबानी को। अय्याश, एक नंबर का अय्याश वो आदमी, वो बैंकों घूमता हुआ आदमी। तो उसे जो है रिलायंस एरोनॉटिक करके इन लोगों ने बना दिया। इनके बाप दादाओं ने कभी गडुलने नहीं बनाए, उनसे हवाई जहाज बनवा दिए, रफेल बनवा दी। तो ये पॉलिसी, आप बात समझ रहे हो मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूं? तो पॉलिसी चेंज करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए गए हैं। पैसा दो, पॉलिसी बनवाओ। तो अब की सरकार नहीं रही, अब की सरकार तो इन उद्योगपतियों की, इन पूंजीपतियों की सरकार है। इस देश में समाजवाद का गला घोटा जा चुका है, समाजवाद को फांसी दी जा चुकी है, समाजवाद खत्म है। इस देश में केवल और केवल अगर कोई जिंदा है तो वो पूंजीवाद जिंदा है। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार की बखिया उधेड़ी जा सके।